राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लिए एक बड़ा झटका देते हुए वरिष्ठ नेता जी सुधाकरन ने घोषणा की कि उन्होंने पार्टी से सभी संबंध तोड़ लिए हैं और आगामी केरल विधानसभा चुनाव में अपने गृह क्षेत्र अम्बलपुझा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। देश में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर उठी आशंकाओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने स्थिति पर कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्रीय मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह के दुष्प्रचार और घबराहट फैलाने की कोशिशों का आक्रामक तरीके से जवाब दें। एलपीजी की कथित कमी पर प्रधानमंत्री मोदी के आश्वासन के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने संदेह व्यक्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 19 मार्च को होने वाली अयोध्या यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। ईरान इजरायल संकट के जवाब में केंद्र सरकार ने गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय संकटकालीन समिति का गठन किया है, जिसमें एस जयशंकर और हरदीप सिंह पुरी भी शामिल हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में एलपीजी की कमी की खबरों को निराधार अफवाह बताते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। टीवी के प्रमुख विजय ने तमिलनाडु में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर तीखा हमला बोला। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी एलपीजी के बढ़े हुए दामों को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का कहना है कि ईंधन संकट को लेकर घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन वह खुद अलग कारणों से घबराए हुए नजर आ रहे हैं। कलेक्टर सभागार में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए रूपम ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के क्षेत्रीय बिक्री अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के साथ आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरलम के एर्नाकुलम में करीब 11,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को मजबूत बनाने के लिए पेट्रोलियम सेक्टर का विकास बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कोची रिफाइनरी में 5500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली पॉलीप्रोपलाइन यूनिट की आधारशिला भी रखी, जिसकी क्षमता 4 लाख किलो टन प्रति वर्ष होगी। उन्होंने कहा कि यह यूनिट पैकेजिंग, ऑटोमोबाइल, मेडिकल और टेक्सटाइल जैसे कई उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। कोची आना हमेशा ही बहुत शानदार अनुभव होता है। आज इस वाइब्रेंट कोस्टल सिटी से मुझे केरलम के विकास को और गति देने का अवसर मिला है। थोड़ी देर पहले केरलम के विकास से जुड़े अराउंड 11,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं केरलम की जनता को इन प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, मेक इन इंडिया के लिए पेट्रोलियम सेक्टर का विस्तार बहुत आवश्यक है। आज कोची रिफाइनरी में पॉलीप्रोपाइलिन यूनिट के शिलान्यास के पीछे भी यही लक्ष्य है। इस यूनिट से हर साल अराउंड 4 लाख टन पॉलीप्रोपाइलिन का प्रोडक्शन होगा। आने वाले समय में ये प्लांट पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, मेडिकल डिवाइसेस ऐसी अनेक फैक्ट्रीज को सपोर्ट करेगा। भारत आज मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब बनता जा रहा है। एआई और सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी देश तेजी से प्रगति कर रहा है। ऐसे हर काम के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा
ग्रीन और क्लीन एनर्जी की आवश्यकता है और भारत सोलर पावर के मामले में दुनिया के टॉप के देशों में से एक बन चुका है। हमारा प्रयास है कि केरलम भी सोलर पावर जनरेशन में और आगे बढ़े। इसी मकसद से आज वेस्ट कलाड़ा उसमें 50 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। केरलम में तो बहुत बड़ी संख्या में वाटर बॉडीज हैं, इसलिए यहां फ्लोटिंग सोलर पावर क्षेत्र में बहुत पोटेंशियल भी है। आज दुनिया आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे निवेश के लिए भारत की भूरी भूरी प्रशंसा करती है। इस वर्ष जो केंद्र सरकार का बजट आया है उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिकॉर्ड फंड रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे इस निवेश का बहुत अधिक फायदा केरलम को मिल रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत शोरनूर जंक्शन, कुट्टीपुरम और चंगनासेरी रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया गया है। इसके साथ ही शोरनूर नीलांबूर रेल लाइन के एक बड़े सेक्शन का इलेक्ट्रिफिकेशन भी पूरा किया गया है। आज पालक्कड़ पोल्लाची ट्रेन सेवा की शुरुआत भी हुई है। इससे केरलम और तमिलनाडु दोनों राज्यों के लोगों को और अधिक सुविधा होगी। आज केरलम के कई महत्वपूर्ण रोड प्रोजेक्ट की भी शुरुआत हुई है। 6 लेन की सड़क बनने से अलीकल पोर्ट की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। 6 लेन के कोझिकोड बाईपास से जाम की समस्या कम होगी और इससे ट्रेवल टाइम भी बहुत बच सकेगा। इन सारे प्रोजेक्ट से केरलम के किसानों को लाभ होगा, यहां टूरिज्म और दूसरी इंडस्ट्री को बल मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगने वाला हर रुपया नए रोजगार का सृजन करता है। ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, इनसे केरलम के हजारों नौजवानों को नए रोजगार मिलने वाले हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि ये सभी प्रोजेक्ट विकसित केरलम के हमारे संकल्प को सिद्ध करने में अहम भूमिका निभाएंगे। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता के बीच भारत सरकार ने देश की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में बयान देते हुए कहा कि भारत ने युद्ध जैसी परिस्थितियों के बीच भी अपनी ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाशे हैं और देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। संसद में चर्चा के दौरान मंत्री पुरी ने कहा कि भारत ने अन्य देशों की तरह संकट के बीच संतुलित रास्ता खोजने का प्रयास किया है ताकि ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित न हो और आम नागरिकों पर इसका असर कम से कम पड़े। Honorable Speaker, sir, I rise to inform the House of steps taken in response to the disruption of the global energy supplies arising from the ongoing conflict in West Asia. The world has not faced a moment like this in modern energy history. Today is the 13th day since the passage through the Strait of Hormuz, through which 20% of world's crude, 20% of world's natural gas and 20% of the world's LPG flows was disrupted following the military operations between Iran, Israel and the US. For the first time in recorded history, the Strait of Hormuz has been effectively closed to commercial shipping. Despite India having no role in causing the conflict, like many countries, India has to navigate through its consequences. The contrast with how other nations are managing this crisis places India's response in its sharpest relief.
A country in our neighborhood has shut all schools for 2 weeks, moved government offices to 4-day work week, ordered 50% of public employees to work from home, cut fuel allowances for official vehicles by half, and taken 60% of government vehicles off the road. This country has experienced the largest single fuel price increase in its history, with petrol up approximately 20% in a week. In another neighbor has closed universities early and brought forward the Eid al-Fitr holiday to save fuel. Countries in Southeast Asia have also had to take energy rationing and conservation measures. Honorable Speaker, sir, India's crude supply position is secure and volumes secured exceed what the Hormuz would have delivered. Before the crisis, approximately 45% of India's crude imports transited through the Hormuz route. Thanks to the Honorable Prime Minister's outstanding diplomatic outreach and goodwill, India has secured crude volumes that exceed what the disrupted state of Hormuz could have delivered in the same period. Non-Hormuz sourcing has risen to approximately 70% of crude imports, up from 55% before the conflict began. India sources crude from 40 countries as against 27 in 2006 and 7. This structural diversification, built through sustained policy over successive years, has given us options that other nations find themselves without. The refineries are operating at high capacity utilization. In several cases, they are exceeding 100%. There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF or fuel oil. The availability of petrol, diesel, aviation, turbine fuel, kerosene and fuel oil is fully assured. Retail outlets across the country are stocked and supply chains for these products are functioning normally. Additional allocation of PDS kerosene has been issued to all the states. Natural gas supply has been managed through prioritized allocation and the position is stable, well beyond immediate need. India produces approximately 90 million metric standard cubic meters per day of natural gas domestically. A further 30 million metric standard cubic meters per day was previously imported through Gulf sources, now affected by the force majeure declaration of a major Qatari processing facility. The force majeure declaration, the Natural Gas Control Order issued on 9th March 2026 under the Essential Commodities Act established an immediate priority sequence. Domestic pipe gas goes to homes and CNG for vehicles receives 100% supply with no cuts. Industrial and manufacturing consumers will receive upon 80% of their previous 6 months average. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में ओम बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि करीब 4 दशकों बाद लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना एक असामान्य और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। शाह ने कहा कि स्पीकर किसी एक दल के नहीं बल्कि पूरे सदन के होते हैं और सभी सदस्यों के अधिकारों के रक्षक होते हैं। उन्होंने बताया कि इस विषय पर 10 घंटे से अधिक चर्चा हुई, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के 42 से ज्यादा सांसदों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि स्पीकर के निर्णय पर असहमति हो सकती है, लेकिन लोकसभा के नियमों के अनुसार उनका फैसला अंतिम माना जाता है। माननीय सभापति महोदय, आज इस महान सदन में मैं लोकसभा स्पीकर के सामने जो अविश्वास प्रस्ताव आया है, इस पर मेरे विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, एक प्रकार से ये जो घटना है वो कोई सामान्य घटना नहीं है। करीब 4 दशक के बाद एक बार फिर से लोकसभा अध्यक्ष के सामने अविश्वास प्रस्ताव आया है और एक प्रकार से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि संसदीय राजनीति और ये सदन दोनों के लिए
ये अफसोसजनक घटना है, क्योंकि स्पीकर जो होते हैं वो किसी दल के नहीं होते, सदन के होते हैं और एक प्रकार से सदन के सभी सदस्यों के अधिकार के वो संरक्षक भी होते हैं। उनके सामने अविश्वास प्रस्ताव कोई साहजिक घटना नहीं है। फिर भी 10 घंटे तय हुए थे मान्यवर, 10 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई है। लगभग 13 घंटे तक सदन इस पर दोनों पक्ष विपक्ष दोनों की ओर से चर्चा की और 42 से ज्यादा सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया है। मान्यवर, मैं पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि स्पीकर की नियुक्ति जब हुई, अभी के विद्यमान स्पीकर साहब की जब नियुक्ति हुई, तब दोनों दलों के नेता ने एक साथ उनको आसन पर बिठाने का काम किया। इसका मतलब है स्पीकर को अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ने एक प्रकार से मुक्त माहौल भी देना है और दायित्वों के निर्वहन के लिए उनका समर्थन भी करना है। मगर आज स्पीकर के निर्णय पर कोई असहमति तो व्यक्त हो सकती है, मगर लोकसभा के नियमों में स्पीकर के निर्णय को अंतिम माना गया है। मान्यवर, इससे विपरीत विपक्ष ने स्पीकर की निष्ठा पर सवालिया निशान खड़ा किया। मान्यवर, ये लोकसभा भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत है और न केवल भारत, दुनिया भर में हमारी लोकतंत्र की एक साख बनी है, प्रतिष्ठा बनी है और पूरी दुनिया ये लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को स्वीकार करती है। इंदिरा गांधी जी के समय से अब तक एवरेज उत्पादकता 16वीं लोकसभा की 91%, 70वीं की 91% और 18वीं की इतने डिस्टर्बेंस के बावजूद भी 91% रही है। मैक्सिमम स्पीकर साहब के कार्यकाल के अंदर एक हुआ है। शून्यकाल की अवधि को अध्यक्ष जी ने 5 घंटे तक पहुंचाया। साहब, मुझे भी विधायक सांसद रहते हुए 30 साल हुए, मैंने कभी नहीं देखा रात को 12 बजे तक सदस्यों को शून्यकाल उठाने का मौका हमारे स्पीकर, लोकसभा स्पीकर। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कृषि खाद्यान्न प्रणाली में महिलाओं की भूमिका पर आयोजित वैश्विक सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बुनाई, कटाई, प्रसंस्करण और फसलों को बाजार तक पहुंचाने जैसी सभी कृषि गतिविधियों में महिलाओं की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि महिलाएं मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन,
पशुपालन और कृषि आधारित उद्यमों में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। राष्ट्रपति ने महिला किसानों पर आधारित पुस्तक वुमेन एंड एग्रीकल्चर सेटिंग द फ्यूचर टुगेदर के लोकार्पण की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी केस स्टडीज से महिलाओं के योगदान को व्यापक पहचान मिलेगी। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में अपने विचार साझा किए। कृषि खाद्य प्रणाली में महिलाओं की भूमिका पर केंद्रित इस वैश्विक सम्मेलन का आयोजन करने के लिए मैं कृषि मंत्रालय तथा सभी सहयोगी संगठनों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। मछली पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, वन्य उपजों के समुचित उपयोग तथा कृषि पर आधारित उद्यमों को चलाने जैसे अनेक क्षेत्रों में हमारी माताएं, बहनें और बेटियां अथक परिश्रम करती हैं। वे कृषि अर्थव्यवस्था को अमूल्य योगदान देते हैं। आज महिला किसानों की केस स्टडीज पर आधारित पुस्तक वुमेन एंड एग्रीकल्चर शेपिंग द फ्यूचर टुगेदर के लोकार्पण की मैं सराहना करती हूँ। ऐसे केस स्टडीज में उपलब्ध जानकारी का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने से ही महिलाओं के योगदान के विषय में लोग जानेंगे तथा इस पुस्तक की प्राथमिकता सिद्ध होगी। पिछले दशक के दौरान कृषि एवं पर्यावरण के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने के लिए अनेक महिलाओं को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तमिलनाडु की श्रीमती रोंगमाल पापमाल ने अभाव और संकटों के बीच जैविक खेती के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया था। महिला समूहों के नेतृत्व प्रदान किया। महाराष्ट्र के एक जनजातीय समुदाय के आने वाले श्रीमती राहीबाई सीमा पोपरे जी ने विभिन्न फसलों की प्रजातियों का संरक्षण किया है। उन्हें सीड मदर के नाम में जाना जाता है। बिहार की श्रीमती राजकुमारी किसान चाची के नाम से लोकप्रिय है। ऐसे ही उन्होंने खेती के लिए लोगों को प्रेरित करने के साथ साथ अनेक स्वयंसेवी संस्थानों का गठन किया तथा अपने लघु उद्योग की भी स्थापना की। ओडिशा की कुमारी साबरमती को जैविक खेती और बायोडाइवर्सिटी से जुड़े संरक्षण में योगदान के लिए जाना जाता है। मैं चाहूँगी ऐसी महिलाओं से प्रेरणा प्राप्त करके भावी पीढ़ी की बेटियों भी कृषि के क्षेत्र में नवोन्मेषी योगदान देंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ आज भी कृषि है और कृषि से बहन और बेटियों का नाता इतना प्रगाढ़ है कि हमारे हर गतिविधि में उसका प्रकटीकरण होता है। बीज बोने से लेके बाजार तक जहां आप देखेंगे बहन और बेटी की भूमिका पाएंगे। बोनी का मामला हो, निंदाई हो, गुड़ाई हो, कटाई हो, भंडारण हो, हर स्टेज पर आप देखेंगे महिलाएं, बहनें खेती के काम में सबसे अग्रणी दिखाई देती है। लेकिन आज इस अवसर पर मैं एक और तथ्य उल्लेखित करना चाहूंगा। आज भी महिला सशक्तिकरण के लिए जो भारत में काम हो रहा है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्ध यात्रा के दौरान पूर्णिया जिले में समीक्षा बैठक और संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 24 नवंबर 2005 को एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ और राज्य में लगातार विकास के कार्य हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बिहार की स्थिति काफी खराब थी, लेकिन सरकार बनने के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में बड़े बदलाव आए हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा की व्यवस्था शुरू की गई है और इलाज की सुविधाएं बेहतर की गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले राज्य में केवल 6 मेडिकल कॉलेज थे, जबकि अब 12 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं और कई अन्य निर्माणाधीन हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य में हुए अन्य विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। ये तो सब जानते हैं, 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए। तो जब से हम लोगों को
मौका मिला है और तब से हम लोग काम करने में लगे हैं। लेकिन इसके पहले वाले जो भी थे उनका कोई काम नहीं हो रहा था। याद है ना पहले क्या स्थिति थी जब हम लोग आए और शुरू किया, और उसके पहले की स्थिति क्या थी? लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, और तब से हम लोगों ने सबके हित में पूरा का पूरा काम किया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। आप जानते ही हैं सर्वप्रथम जो है शिक्षा के क्षेत्र में, तो हम लोगों ने इसके लिए पूरा काम किया, बहुत काम किया, और हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रति माह पूरे बिहार में प्रति माह मात्र 39 मरीज था, और जानता था लोगों को इलाज करने के लिए, तो कोई एक दिन में 1 या 2 जाता था। ये सब चीजों को जो हम लोगों ने देखा कि बहुत खराब है। लोगों को इलाज तो और करना चाहिए, किसी को थोड़ी भी गड़बड़ी हो, कोई भी कमी हो तो उसके लिए काम होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने सब काम किया। अब उन लोगों के टाइम में क्या था जो हम आपको बता ही चुके हैं कि कुल मिलाकर के 39 मरीज और अब आते थे, और प्रतिदिन एक दिन में 1 या 2 आते थे। लेकिन उसी समय हम लोगों ने उसको तत्काल देख करके वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी गई। तो उसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब आप समझ लीजिए, पहले तब बोलिए 1-2 आता था, तब इसीलिए इतना बना दिए। अब जिसको भी कोई तरह की कमी दिखती होती है, सब के सब काम कर रहा है। तो इसलिए हमने बना दिए 11,600 मरीज। अब पहले मात्र, और पहले भी क्या था, 6 मेडिकल कॉलेज था। तो ये सब जो 15 दिन में बाकी दूसरी सरकार थी उन लोगों ने कुछ नहीं किया था, और पहले ही से होता था। तो उसके बाद हमको लगा कि भाई इतना कम है, इसको तो और होना चाहिए। तो तुरंत काम करके हम लोगों ने करवा दिया, 12 हो गई है। अब उसके बाद 6 मेडिकल कॉलेज और बन रहा है, इसको बहुत जल्दी हो जाएगा। और कुछ हम लोगों ने पूरा कर दिया है, 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी शीघ्र पूरा किया जाएगा, सब हो जाएगा, मतलब हर जिले में भी हो जाएगा। तो इतना काम हम लोग तेजी से सबके लिए कर रहे हैं। पहले जो पटना का मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल है, उसके लिए हम लोगों ने बराबर बढ़ा करके और बढ़ रहा है, और हो ही रहा है काम उसका। और उसके लिए हम लोगों ने तय कर दिया है 5,400 बेड। और उसी तरह से 5 पुराने जो मेडिकल कॉलेज जितना भी थे सब जगह, उन सब लोगों के लिए हम लोगों ने 2,500 बेड का किया जा रहा है। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों और पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास में एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है। अब इसमें से समझ लीजिए कि सबसे दूर से पटना में 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना संभव हो गया। अब वर्ष 2008 से आप जान लीजिए कि हम लोगों ने काम किया, पहले से ही शुरू किया। कृषि रोड मैप बना करके काम किया गया उसके लिए, जिसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। और आप जान लीजिए हर घर बिजली पहुंचा दी गई है। अब उसके लिए भी हम लोगों ने शुरू से काम किया। अब बहुत पैसा हम लोगों ने लगाया, तो उसके लिए काफी कुछ करते करते अंत में 2018 में ही समूचे बिहार के लिए पूरा हो गया। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त मिल जाएगी। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र